एफलेस फिजिक्स। माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2021। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया चैप्टर दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सच बोलूं तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज ही हैं जो हर जगह लग जाते हैं और जैसा आपको पता है मैं सारी चीजें इन डिटेल इन मिनिमम टाइम आपको कराने वाली हूँ और आपका सिर्फ एक ही काम है, एक ही जगह पे बैठ के ये पूरा वीडियो एक ही बार में देखे ताकि आपका जो लिंक है वो टूटे ना और आपको सारी चीजें एकदम आराम से समझ में आ जाए। और उसके बाद आप सारे नोट्स बनाते जाइए और वो सारे फॉर्मूलाज जो भी नोट्स हमने लिखे हैं उसको रिगरसली बार बार रिवाइज करते रहिए और फिर यू आर डन विद द चैप्टर। एंड जैसे मैंने बोला ये चैप्टर एकदम इजी है। तो मैं सच बोलूं तो अगर आप अभी मेरी जो भी मैं बात बताती जा रही हूँ अगर वो आप एकदम ध्यान से सुनेंगे और एक बार अभी यानी वीडियो के बाद ही अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप इसको जल्दी भूलेंगे नहीं बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजिंग वाले फॉर्मूलाज नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट फोटॉन। ठीक है, ये मैंने आपको जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर था उसमें बहुत हिस्ट्री मैंने पूरा आपको डिटेलिंग में बताया था कि सबसे पहले ये चर्चा हो रही थी कि लाइट का नेचर कैसा है। तो न्यूटन ने उसमें बताया था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके कुछ सालों बाद हाइजेंस और मैक्सवेल ने मिलकर ये बताया कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बट वेव थ्योरी कुछ चीजें प्रूफ नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आई फोटोन थ्योरी और फोटोन थ्योरी ने ये बताया कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और पार्टिकल्स कॉल्ड एज क्वांटम और फोटोन, यानी लाइट पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। बट ये वाली थ्योरी भी कुछ फिनोमेना प्रूफ कर पा रही थी और कुछ फिनोमेना प्रूफ नहीं कर पा रही थी। सो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड दैट लाइट हैज ड्वेल नेचर। Sometimes it behaves like a particle and sometimes it behaves like a wave. तो इस चैप्टर में अपन लाइट का सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पे फोकस करेंगे। इसके वेव नेचर के बारे में हम ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं तो हम उसके वेव नेचर पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे। विल ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द पार्टिकल नेचर। तो पहले एकदम बेसिक थियोरी है बट ये फॉर्मूलाज ये बेसिक चीजें भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मैं फालतू आपको बताती नहीं हूँ, जो चीजें एग्जाम में आ सकती है वही आपके लिए रखी गई है। तो हर एक चीज इस वीडियो की इंपॉर्टेंट है आपके। सो फोटोन, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज फोटॉन्स और क्वांटा। क्वांटा आपको बहुत कम जगह इसका नाम सुनाई देगा, मोर ओवर जगहों पे इसका नाम हम फोटोन ही यूज करेंगे। अगर ये फोटॉन्स हैं तो इनका मास क्या होगा, इनके पास मोमेंटम क्या होगा, इनके पास एनर्जी क्या होगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हर एक फोटोन के पास एनर्जी होती है h न्यू या तो फिर h c बाय लैम्डा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हमको मिले, h न्यू एंड सेकेंड इज h c बाय लैम्डा। Nu is the frequency, c is the speed of light in air and lambda is the wavelength. यहां से आप देख सकते हो कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट इज E इज h c बाय लैम्डा। तो एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस, इफ वेवलेंथ डिक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है एंड वेवलेंथ ऑफ एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। h इज अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है बेटा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मोर ओवर एग्जाम्स में ये दिया हुआ होता है, या तो पेपर के स्टार्टिंग में दिया होगा या क्वेश्चन में ही दिया होगा, लेकिन हमको अगर याद रह जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है तो हम याद ही कर लेंगे। 6.63 इंटू 10⁻34 and c is speed of light which is 3 into 10⁸ meter per second। ये हमको I am sure याद हो।
ओके, नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी यहाँ पे हमको जो एनर्जी मिलेगी वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो मोर ओवर आपको वेवलेंथ दे दिया जाएगा और वेवलेंथ को आपको एंगस्ट्रॉम में ही पुट करना है, आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना। 2000 बोला तो 2000 लिख देना, 4000 बोला तो डायरेक्ट 4000 लिख देना, कुछ भी कन्वर्ट मत करना। ये लिखो, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ वो वेवलेंथ को कन्वर्ट करने बैठते हैं, नहीं। You have to just write 12400. What is the wavelength in angstrom? As it is put करोगे आप लोग तो यहाँ पे आपको एनर्जी डायरेक्ट मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। काफी जगह ऐसा होता है कि आपको जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर में दी जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अगर नैनोमीटर में दी है तो भी आप क्या करोगे, 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में दिया है तो बेटा ऊपर से भी एक जीरो जाएगा, नीचे से भी एक जीरो गया ना। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में -1 का ही फर्क है ना, तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह से एक एक जीरो गया, तो 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर अगर होगा तो ये पुट करोगे। और अगर वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 12400। बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा, बट यहाँ मिस्टेक होती है, ठीक है। सो बी अ लिटिल केयरफुल। उसके बाद नेक्स्ट इज मास ऑफ फोटोन, दैट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ये बोलूं तो ये फिलहाल आपको समझने में बहुत कंफ्यूजन होगा, ये बहुत डिटेलिंग में जाते हैं तब जाके समझ में आता है। तो फिलहाल आप ऐसा समझो कि अगर एक फोटोन रुका हुआ है, मतलब रेस्ट पे है, तो उसके पास कुछ भी मास नहीं होगा। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। लेकिन अगर वही फोटोन चलने लग जाए तो उसके पास मास होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मास, ठीक है। या इसका आगे आप नाम देखोगे काइनेटिक मास भी बोला जाता है, बिकॉज ये चल रहा है तो इसका काइनेटिक मास भी बोल देते हैं। आप सबको आइंस्टाइन का ये इक्वेशन पता ही होगा बेटा, E इज mc², वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। और आपको अभी मैंने बताया बेटा EH न्यू होता है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। mc² इज h न्यू, तो यहां से हमको मास मिल जाएगा h न्यू बाई c², E बाई c² या h बाई c लैम्डा। एक ही चीज को हम बार बार अलग अलग वे में लिखते हैं बेटा। जैसे पहले क्या किया, खाली h, देखो mc² इज h न्यू ना, मैं c² को नीचे लिख देती हूँ, h न्यू बाई c² हो गया। बट h न्यू तो बस e होता है तो e बाई c² लिख दो, या तो फिर न्यू इज c बाई लैम्डा, तो एक c कट गया बेटा, तो h बाई c लैम्डा। तो ये हमको मास के अलग अलग फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, आपको सब ही याद करने हैं, एग्जाम में 10 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है, तो ये बहुत इजी है, आपको याद रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब ये जो फोटॉन्स हैं इनके पास क्या मोमेंटम होता है। मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला हमको पता है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने लिखा मास, और ये जो फोटोन है ये लाइट की स्पीड से चलते हैं, मतलब c स्पीड से चलते हैं, तो m इंटू सी। अब mc को यहाँ पे देखो, E इज mc², तो अगर मैं एक c को लेके आ जाऊं नीचे तो क्या मैं बोल सकती हूँ mc इज e बाई c, राइट, दैट इज p इज mc। और दूसरा फॉर्मूला E बाई c, E क्या होता है h इंटू न्यू, सो h न्यू बाई c, या न्यू क्या होता है c बाई लैम्डा, सो दैट इज h बाई लैम्डा। कितनी अजीब चीज है, इजंट इट। ये वाला देखो, ये p इज momentum, it is a property of particles and lambda is the property of waves। यहाँ पे किस तरह से उन्होंने पार्टिकल नेचर को वेव नेचर के साथ कंबाइन किया है। P is h by lambda। समझ में आ रहा है कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो यहीं से तो पता चला कि जो लाइट है वो दोनों नेचर शो करती है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और इजी है। आई एम श्योर इसमें कुछ ऐसा टफ या तूफानी नहीं है, वी कैन इजीली बाय हार्ट दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हम एक फोटोन की बात नहीं कर रहे बेटा, आपके पास बहुत सारे फोटॉन्स है, लाखों करोड़ों फोटॉन्स है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज NH न्यू, वेर N इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। 10 फोटॉन्स है तो 10 पुट करेंगे, 1000 है तो 1000 करेंगे, लाख है तो लाख करेंगे। तो जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज
h nu, where h nu is the energy of one photon, तो into n कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। या तो आप लिख सकते हो n h c by लैम्डा, समझ गया? h nu की जगह h c by लैम्डा पुट कर दिया, ये n को एज इट इज रखा। ओके, अब ये पूरी चीजें आप कॉपी कर लो, इसके बाद हम और आगे डिस्कशन करते हैं। तब तक जल्दी से कॉपी करो ये। मूविंग अहेड, कुछ और बातें करते हैं हम फोटॉन्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं पावर। पावर क्या होता है बेटा? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो मैंने वही लिखा है ET। ET इज दी अगेन द टोटल एनर्जी। हम एक फोटोन की एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल एनर्जी की बात करें तो ET बाई टाइम। अब ET क्या होता है? NH न्यू बाई T, या तो फिर वापस आप लिख सकते हो NHC बाई लैम्डा इंटू T। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ये चीज अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं किसी भी लाइट से, किसी भी सोर्स से, तो उसको हम बोलते हैं n बाई टी, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। n इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम, दैट इज t। ठीक है, अगर ये T1 होगा तो काफी जगह आपको सिर्फ n दिखाई देगा, सिर्फ n। बेसिकली टाइम को लोग 1 कर देते हैं। एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकले, तो ऐसा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ऐसा भी वर्ड यूज करेंगे, या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, ओके। तो बेटा यहां से अगर आप देखोगे ना तो n बाई टी हो जाएगा P बाई एच न्यू, या तो फिर P बाई E, या तो फिर P बाई P लैम्डा बाई एच सी। तो इसी के एक ही चीज है बेटा, उसी को हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम के हमारे पास 3 फॉर्मूला है। पावर बाय E, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दिस इज नॉट द टोटल एनर्जी, रिमेंबर दिस। इसलिए मैं E और ET यूज कर रही हूँ। उसके बाद P बाय E की जगह h न्यू डाल दिया, या तो फिर E की जगह HC बाय लैम्डा डाल दिया। कितना सिंपल है। ओके, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। ठीक है, पावर क्या होता है बेटा तेरा? टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमने वैसे लिखा ET बाई T इंटू ए। अब इस टोटल एनर्जी को आपको पता है हम कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी को हम NH न्यू लिख सकते हैं, या हम NHC बाई लैम्डा लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको लिखना है आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर एक पॉइंट सोर्स है और उससे हम R डिस्टेंस पे है, तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है P बाय एरिया। एरिया इज 4 पाई R स्क्वायर। बेसिकली जो भी लाइट होगी वो पूरे इस एरिया में गिरेगी ना बेटा। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट इज द स्फीयर। अभी यहाँ पे हमारा लाइट का सोर्स है और यहाँ से हम R डिस्टेंस पे है, तो आपको पता है यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो सब जगह फैलेगी, तो जो पूरा एरिया वो कवर करेगी, दैट विल बी अ स्फीयर। तो इसका मैंने लिखा पावर अपॉन एरिया विच इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर के साथ रिलेशन है फॉर अ पॉइंट सोर्स। तो अगर बेसिकली मैंने बेटा डिस्टेंस डबल कर दी ना, तो मेरी इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर मैंने डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया, सो इंटेंसिटी विल डिक्रीज बाय 9 टाइम्स। वही चीज अगर एक लाइन सोर्स है, ट्यूबलाइट जैसा या स्लेट है, तो उसका फॉर्मूला है P बाई 2 पाई R इंटू एल। सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी को अगर हम R डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। यहाँ पे कैसे इनवर्स स्क्वायर के साथ रिलेशन है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन MCQs इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर लाइन सोर्स के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, बट हमको दोनों रिलेशंस याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज आ जाते हैं, अभी ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रही थी, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रही थी कि फोटोन क्या होता है, उसका रेस्ट मास क्या है, उसका इफेक्टिव मास क्या है, मोमेंटम, पावर, इंटेंसिटी, सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बेसिकली आते हैं एक नया सेक्शन, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा? ये कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने इंटेंसिटी मतलब लाइट मतलब फोटॉन्स डाले, एमिट किए, इस सरफेस पे हिट करा, रेडिएट किए, तो हम क्या देखते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। समझ में आ रहा है? जब मैं इस पे रेडिएशन, जब मैं इस पे लाइट डाल रही हूँ, और ये लाइट कोई एरी गैरी फ्रीक्वेंसी की नहीं है, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज
कि अगर मैं लाइट डालती हूं तो हम क्या देखते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो जब हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट रेडिएट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बेटा बाहर आते हैं। सो दिस फिनोमिनन ऑफ light or this phenomenon is called as photoelectric effect। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक चीज मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, so that is again इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। किसकी वजह से दिख रहा है, लाइट की वजह से दिख रहा है। और लाइट किससे बनी है, फोटोन से बनी है, इसके लिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब किसी भी सरफेस पे हम लाइट गिराते हैं ऑफ सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज तो हम देखते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। सो दिस फिनोमेना ऑफ एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सम रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितना इजी है, किसी सरफेस पे हमने लाइट डाली और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लग गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्पेशल नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कुछ बड़ी बात नहीं है, लाइट की वजह से बाहर आए ना, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स का नामकरण कर दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो मेटल है, ये जो भी सरफेस है, इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस। बिकॉज हम किसी भी मटेरियल पे अगर इलेक्ट्रॉन्स एज एन लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। किसी भी मटेरियल पे अगर आप लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते, कुछ मटेरियल्स पे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो उन मटेरियल्स को हम फोटो सेंसिटिव सरफेस बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको 3 चीज बताई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो सेंसिटिव सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना। Electrons are called as photoelectrons and the surface or the material is called as photosensitive surface। ठीक है, चलिए जल्दी से जो भी आपको ये सारा कॉपी कर लीजिए और यहां से जो भी समझ में आया लिख लीजिए। अब मूविंग अहेड, ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट 10 मिनट्स आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये पूरा चीज आपको समझ में आ गया तो आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए ये वाली जो चीज समझा रही हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, और ये बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर से उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अंदर होंगे, बहुत ज्यादा डीप होंगे। अब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस मेटल सरफेस को छोड़ के फ्री होना चाहते हैं, ये बाहर जाना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लो उसको फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया हमको। ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, इसको बेटा सरफेस तक आना है और उसके बाद वो बाहर निकलेगा। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि इसको बाहर आने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तो बहुत ज्यादा अंदर है, तो इसके बाहर आने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मान लो इसको अगर आप चाहते हो बाहर आ जाए तो इसको आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फिलहाल आपको क्या समझा कि अगर हम एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन सपोज हमने अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस सरफेस को दी, कैसे दी, हमने कोई लाइट इंसिडेंट कराई और वो जो लाइट के फोटॉन्स है उनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या लगता है पहला वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं आया, दूसरा वाला वो भी नहीं आया, तीसरा वाला वो भी नहीं आया। तो हमने देखा कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। तो हमने सोचा क्या गड़बड़ हो गई बेटा, क्यों नहीं आया, तो शायद इन फोटॉन्स
की जो एनर्जी है ये कम है, तो हमने एनर्जी फोटोन की बढ़ानी है। तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाने का तरीका, E का फॉर्मूला है h न्यू। तो या तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो या आप वेवलेंथ को कम कर दो। तो हमने वही चीज की, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और हमने वेवलेंथ को कम किया, तो ये जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। अब फिलहाल जो हर एक फोटोन की एनर्जी है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा बेटा, क्या फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? बिल्कुल बाहर आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, पहला वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी की पूरी लेके बाहर आ गया। कुछ भी एनर्जी उसके पास बच रही है बेटा? नहीं। तो हम देखते हैं उसके पास 0 काइनेटिक एनर्जी बची है, यानी कुछ एनर्जी बची ही नहीं है। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसको तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, बाहर नहीं आएगा। क्या थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जिसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए वो आएगा? नहीं आएगा। अब आप में से काफी बच्चों को सवाल आ रहा होगा, मिस क्या प्रॉब्लम है, हम ऐसा करते हैं ना, एक फोटोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, हम इसको 2 फोटोन दे देते हैं, इसको भी 2 फोटोन देते हैं। ऐसा नहीं होता है बेटा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है और वो अपनी सारी की सारी एनर्जी उसी फोटोन से लेता है। समझ में आया? तो ये फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा और अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन 4 फोटोन से एनर्जी ले रहा है, वैसा नहीं होता। एक फोटोन और एक ही इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके एनर्जी लेते या देते हैं। तो बेसिकली फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कंबाइन होके एनर्जी दे सकता है। तो जो डाउट था वो क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आए, सरफेस पे मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया, क्या सरफेस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। हमने सोचा बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स कम है, हमको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कॉमन सेंस से देखा जाए तो अगर हम फ्रीक्वेंसी वापस और बढ़ा देंगे, हम वेवलेंथ को और कम कर देंगे या हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब हमने एनर्जी कर दी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या होगा, अब वापस जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो बाहर आएंगे, बिकॉज उनको तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी सरफेस वाले को, और हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है तो वो तो बाहर आएंगे। लेकिन अब उनके पास कुछ एनर्जी बच गई है। पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके सिर्फ बाहर कूदा था। अब सिचुएशन क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ बाहर कूदा, साथ में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई, तो वो उस एनर्जी से लेके भागने लगता है। अभी समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, यस, कि अब यहाँ पे इसके पास 1 काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बच गई। क्या सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? बिल्कुल बाहर आएगा, बट उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी, तो उसके पास है 0 काइनेटिक एनर्जी। क्या थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं, उसको बाहर आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और हमने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अभी अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, कैसे दी मिस, ये कैसे देते कैसे हो आप? कितना सिंपल है बेटा, आपको एनर्जी बढ़ानी है तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ और वेवलेंथ को कम करते जाओ। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का तरीका बेटा आपको पता है, हमारे पास टोटल विजिबल लाइट में 7 कलर्स हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो जैसे पहले हमने रेड लाइट दी, फिर हमने उसके बाद ऑरेंज दी, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लू दे दी, फिर उसके बाद हमने वॉयलेट दे दी। तो बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। ये सातों कलर्स के सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और हम वेवलेंथ कम कर रहे हैं और हम एनर्जी इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब हमारी जो एनर्जी है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे जो सरफेस पे है, बिल्कुल आएंगे, और मीन्स उनके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई है। जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आएगा, हाँ अब वो भी बाहर आएगा और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बच गई है। जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन था मिस, इस बार वो भी बाहर आएगा लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सो द काइनेटिक एनर्जी इज 0। अब आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, तो अब आप देखोगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ बेटा।
व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कि अगर आपने उससे कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इस केस में कुछ समझ पा रहे हो, ऐसी कौन सी मिनिमम एनर्जी है कि अगर आपने उससे कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो आप सब फिगर आउट कर पा रहे हो कि मींस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम एनर्जी। अगर हमारी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और ऑब्वियसली ये टाइम पे वही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो सरफेस पे होते हैं। समझ में आया? सो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी इन दिस केस? दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल थिंग, ये मैंने आपके लिए सिर्फ एक एग्जांपल बताया है। सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। वो टाइम पे सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं? सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है? नहीं। तो जब हम मिनिमम एनर्जी देते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ जस्ट बाहर आते हैं, उनके पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है ना बेटा, उसी को वर्क फंक्शन बोला जाता है। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और इसके सिंबल्स एक W0 है और एक φ0 है, ये 2 सिंबल्स है। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ वर्क फंक्शन। क्लियर हो गया? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 0। ठीक है? और ये देखो, ये वर्क फंक्शन है और बाकी सारे ये जो 1 2 3 4 ये इंसिडेंट हम ये दे रहे थे, लेकिन उस मेटल को मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? अब वर्क फंक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ रही होगी। तो वर्क फंक्शन के टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम μ0 बोलते हैं और दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये टाइम पे जो वेवलेंथ होती है उसको हम λ0 से डिनोट करते हैं और इसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इससे कम फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इससे ज्यादा दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, बिकॉज एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप वेवलेंथ इससे ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा और इससे कम वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। समझ पाया? बिकॉज आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो आप ये साइड जा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर आप वेवलेंथ कम कर रहे हो तो आप इस साइड जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, इतना भी टफ नहीं है। आपको इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है? तो फिलहाल आपको वर्क फंक्शन समझ गया कि इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन के टाइम पे 0 काइनेटिक एनर्जी होती है और वही टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और वो टाइम पे जो वेवलेंथ होती है उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाता है। ये तीनों उसके डेफिनेशंस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, देखो गड़बड़ कर दी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड तो लिखा ही नहीं। भाई क्या हो रहा है? अब ठीक। Next is threshold frequency. It is a minimum frequency required to remove an electron, and threshold wavelength, it is a maximum wavelength required to remove an electron. Clear हुआ? अब देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसको चाहो तो एनर्जी भी लिख सकते हो। एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन। जो एनर्जी है, वर्क फंक्शन कितना है इस मेटल का? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दी, या आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इंसिडेंट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। हमको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा।
ठीक है। अगर हमारी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, या हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, या हमारी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बाहर आते हैं, जस्ट, उनके पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। क्लियर? देखो ये एग्जांपल है बेटा, वर्क फंक्शन के बराबर हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आए, और वही इलेक्ट्रॉन्स आए जो सरफेस पे थे और उनके पास कुछ भी एनर्जी नहीं होती। लेकिन अगर हमने जो एनर्जी दी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ओके, सो इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, या फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ सम काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी आते हैं और इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये सेम नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग है। देखो सरफेस वाले की 1 थी, जो अंदर था, जो इलेक्ट्रॉन 2 था, यहाँ पे उसके पास कुछ भी एनर्जी है ही नहीं। इस केस में सरफेस की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स ये वाला सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड वाले की एनर्जी नहीं है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल लाई बिटवीन the maximum value will be less than or equal to kinetic energy maximum, or it will be greater than or equals to 0। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसका रेंज है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स, वापस सुनना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, किसी की 0 होगी, किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जो सरफेस पे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आया? पक्का पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया? अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, वापस से आप लोग तो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप बैक जाके थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज कर सकते हो, वापस समझ सकते हो, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिकॉज इसके आगे अभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। ठीक, चलिए कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी वापस ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस चैप्टर का। इसके बाद वापस से पूरी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन, तो मैं जितना हो सकता है आपको समझा रही हूँ, बस उतना ही लिखते जाना। मैंने फिलहाल एक एग्जाम्पल लिया है, यही वो फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप होता है। दिस इज आवर फोटो सेंसिटिव प्लेट। इस पे हमने लाइट के रेडिएशंस डाली, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ऐसा मान लो कि हर एक सेकंड में यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, हर एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो पहले हमने इनको नॉर्मली वायर से ज्वाइन कर दिया, एक नॉर्मल वायर से, और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। क्या इन 100 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी? नहीं, कुछ की एनर्जी 0 होगी, कुछ की 1 होगी, कुछ की 2 होगी, कुछ की 3 होगी, कुछ की 4 भी हो सकती है। मैंने फिलहाल सिर्फ ऐसा एग्जांपल लिया है कि मान लो 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 25 हैं जिनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 30 है जिनकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 20 है जिनकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो जो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है वो तो वही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट धीरे धीरे भागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे ज्यादा भागेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ज्यादा तेज भागेगा। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है। अब यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जब हमने बैटरी लगाई नहीं है तभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए। मान लो 20 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकंड में यहाँ पहुंच रहे हैं, और 20 इलेक्ट्रॉन की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे जाएंगे और करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट मिलेगा। तो मैंने वाई एक्सिस पे करंट लिया है और एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिया है। तो जब मैंने 0 वोल्ट लगाया तभी भी मुझे कुछ करंट सर्किट में मिल रही है। वेरी गुड। अब हमने इस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको पॉजिटिव किया और इसको नेगेटिव किया। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ,
तो अब हमने देखा जब हमने 1 वोल्ट लगाया तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब मान लो कि आप पहले 20 फ्लो हो रहे थे, अब 50 फ्लो हो रहे हैं, ऐसे रैंडम नंबर ले रही हूँ। तो अब हम देख रहे हैं 50 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या बात है। तो हमने देखा करंट बढ़ गई, हर एक सेकेंड में अब 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने इस वोल्टेज को और बढ़ाया 2 वोल्ट। अब क्या हो रहा है बेटा, अब हमने पॉजिटिव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब अभी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब मान लो 80 इलेक्ट्रॉन्स ये 1 सेकेंड में अपनी तरफ खींच रहा है। तो पहले 20 से 50 हुए, अब 80 हो गए। तो ऑब्वियसली हमने देखा करंट और बढ़ी। क्या बात है। उसके बाद हमने वोल्टेज को और बढ़ाया 3 वोल्ट 4 वोल्ट। अब हम देख रहे हैं, मान लो 4 वोल्ट पे हमने देखा कि हर एक सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। हर एक सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो हमने देखा वाह, करंट और बढ़ गई। अब उसके बाद मैंने 5 वोल्ट किया, 6 वोल्ट किया, 7 वोल्ट किया। अब इसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्रीजिंग। क्यों, अब क्यों नहीं बढ़ रहे? बिकॉज बेटा तेरे पास अवेलेबल ही 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तेरे पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है क्या? 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 100। अब जितने निकल रहे हैं सारे के सारे ये 1 सेकेंड में खींचते जा रहा है। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो हम क्या देखते हैं, इनिशियली द करंट राइजेस एंड देन इट बिकम कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। दिस इज इंपॉर्टेंट थियोरी है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो हम क्या देखते हैं, इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रही थी और फिर जाके ये कांस्टेंट हो गई। आप कितना भी वोल्टेज अब बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ेगी फॉर दिस सेटअप। ओके, ठीक है। अब हमने किया कि बस इसको उल्टा करो ना जरा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, उल्टा कर ले। अब इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। अब नेगेटिव चीज क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स वो भी नेगेटिव, तो वो उनको रोक रहा है, तुम इधर मत आओ। वो उनको बोल रहे कि नहीं, अब वो रिपेल कर रहा है। पहले वो खींच रहा था, अब ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किए जा रहा है। तो अब सिचुएशन क्या होगी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो सपोज हमने 1 वोल्ट लगाया, तो जो इसने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव एनर्जी दी, बोल रहा है तुम उधर जाओ। वो 1 वोल्ट लगाने पे नेगेटिव एनर्जी हो गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन तो चल ही नहीं रहा था बेचारा, ये तो इस तरफ भागने लग गया क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मिली ना उसको। ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जा रहा था वो बेचारा रुक गया, बिकॉज वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इस तरफ जा रहा था और वहां से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बेचारा रुक गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला था जो उस तरफ जा रहा था, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरफ मिली। थोड़ा वेक्टरली सोचो, समझेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उधर, तो उसके पास नेट एनर्जी कितनी बची? 1 इलेक्ट्रॉन। बट फिर भी बेचारे के पास दम है, अभी भी वो उस तरफ भाग रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में सोचो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस तरफ जा रहा था, उसको इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, अभी भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची है और वो उस एनर्जी से उस तरफ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम नेगेटिव वोल्टेज करते हैं तो ये जो करंट का डायरेक्ट करंट की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो कम हो जाता है। तो हमने बोला बस इतना ही, कि एक काम कर और नेगेटिव लगाते हैं। तो हमने -2 लगाया तो करंट की वैल्यू और कम हो गई। जैसे हमने -3 लगाया, एक भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, या बोल सकते हो एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा रहा है। तो ये जो वोल्टेज है, ये एग्जाम्पल है, वापस सुनना, ये कुछ यूनिवर्सल नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम क्या देखते हैं, जब मैंने 3 वोल्ट लगाया, -3 वोल्ट, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। सो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल और वोल्टेज इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब हम इतना वोल्टेज लगाते हैं, इसको हम V0 से डिनोट करते हैं। तो एक भी माई का इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो करंट फ्लो करा सके। समझ में आ रहा है? तो ये वो पोटेंशियल है कि जब हम इतना नेगेटिव
पोटेंशियल लगा देंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंचेगा और करंट का फ्लो होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो यहां से मैंने आपको दो चीजें सिखाई, एक सैचुरेशन करंट और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। सैचुरेशन करंट इज द मैक्सिमम करंट, उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ेगी। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल कि उस पोटेंशियल पे करंट सर्किट में फ्लो नहीं होती है। या आप ऐसा बोल सकते हो स्टॉपिंग एनर्जी। आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, हमने इस तरफ से एनर्जी लगाई, तो जब ये पोटेंशियल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो मैक्सिमम एनर्जी से आने वाला इलेक्ट्रॉन है ये उसको भी रोक पाए, तब यहां करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आ रहा है? देखो एग्जांपल समझो बेटा, ऐसे समझो कि यहाँ पे रेस लग रही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन रेस में भाग रहे हैं, ठीक है। कब जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां तक नहीं पहुंचेंगे जब ये रिपल्शन का फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जो मैक्सिमम एनर्जी से आ रहा है उसको भी अगर ये रोक देगा ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इधर आ रहा है और इसने इधर से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दी, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पाएगा? नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, अगर हमने उतनी ही एनर्जी यहां से इस तरफ से लगा दी तो वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाएगा। उसी को लेके अभी यहां मैंने आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखा है, ध्यान से सुनना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी है जो सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट एनर्जी ई, इतनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को दी। कैसे दी? फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराया और फोटोन ने अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी ली, अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके एक तो बाहर आया और उसके बाद कुछ एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट। अब इस E के दो फॉर्मूला है, एच न्यू या तो एच सी बाय लैम्डा। इसके अलावा E के लिए कोई तीसरा फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद W नॉट के भी दो ही फॉर्मूलाज हैं, या तो एच न्यू नॉट या तो एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये मैं काफी डिटेल में आपको करा चुकी हूँ। वर्क फंक्शन के टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन निकालना है तो 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम या तो 1240 वेवलेंथ इन नैनोमीटर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की भी दो ही फॉर्मूलाज हैं, हाफ mv² मैक्स या तो ev नॉट, वेर v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इतनी रोकने की एनर्जी लगा दी कि जो मैक्सिमम एनर्जी से आ रहा था वो भी रुक जाएगा, तो यहाँ करंट नहीं फ्लो होगी। समझ में आया? तो अब इसी फॉर्मूला को आप अलग अलग वे में मोड़ तोड़ के बना सकते हो। E की जगह कभी एच न्यू लिख दो, कभी एच सी बाय लैम्डा लिख दो, कभी W नॉट की जगह एच न्यू नॉट लिखो, कभी एच सी बाय लैम्डा नॉट लिखो, कभी काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv² मैक्स लिखो, कभी ev नॉट लिखो। तो ये मेरे बच्चों को आना चाहिए, बट इसके अलावा E में और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, W नॉट में कोई नहीं आएगा और कई मैक्स में भी कोई नहीं आएगा, यही सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ऑब्वियसली आप यहां भी वो लिख सकते हो, वही 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम या तो 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया? सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये थोड़ा सा, मैं एक्चुअली टाइम कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा भगाया है, बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड अभी थोड़ी डिस्कशन बाकी है अपना आगे, ठीक है। चलिए ये पूरा कॉपी करते हुए, दिस इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो जस्ट अभी मैंने आपको वो बड़ा सा चीज पूरा एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड है और ये इम्पोर्टेंट है।
अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग केसेस की बात करूंगी और यहाँ बच्चे पूरा गड़बड़ मचाते हैं और हमेशा रॉन्ग करके आते हैं मोर ओवर टाइम। अगर उनको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फिर ये मिस्टेक नहीं होती है। तो ध्यान से सुनना, पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको ऐसा बोलूं तो बेटा हमारे जो बल्ब है ना उसका कलर सेम है। जैसे मेरे पास बेटा ब्लू कलर का बल्ब है, मेरे पास 3 ब्लू कलर के बल्ब है। मैं ड्रॉ भी करके आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास पहला ब्लू कलर का बल्ब है, ये दूसरा ब्लू कलर का बल्ब है और ये तीसरा ब्लू कलर का बल्ब है। बेटा ये एक नाइट लैंप है, मतलब इसका वॉट 10 वॉट का बल्ब है, ये 50 वॉट का बल्ब है और ये 100 वॉट का बल्ब है। तो आपको क्या समझ में आता है इससे, जो छोटा नाइट लैंप बल्ब है, एक हम जो बड़ा बड़ा बल्ब यूज करते हैं और एक हैलोजन जो शादियों में यूज होता है, तो ऐसे 3 अलग अलग बल्ब है। तो नाइट लैंप से कम लाइट बाहर आती है, ये समझ में आता है। जो घर में हम बल्ब लगाते हैं या ट्यूबलाइट लगाते हैं उससे थोड़ी ज्यादा रोशनी बाहर आएगी। मिस ये रोशनी कौन है बेटा, भाई जोक्स अपार्ट, मुझे पता है तुम लोग को बहुत मस्ती सूझती है ना, पढ़ाई के टाइम पे फिलहाल पढ़ लो, हम जोक्स भी करेंगे, मैं लेक्चर्स में बहुत मजे भी कराती हूँ, बट टाइमिंग थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से अभी थोड़ा हम लोग को लेक्चर्स पे मतलब स्टडीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर बड़ा बल्ब जो हैलोजन, शादियों में अपन जाते हैं वहां कैसे बड़े बल्ब होते हैं तो बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा रोशनी एमिट करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ऑब्वियसली जिसका बल्ब छोटा है उससे कम लाइट बाहर आ रही है तो उसमें से कम फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं। जिस तरह से हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, आप लोग तुरंत याद करना, इंटेंसिटी का मतलब छोटा बल्ब, फिर बड़ा बल्ब, फिर शादी वाला बल्ब, हैलोजन, तो आपको समझेगा कि इसमें से लाइट कम आ रही है, फिर थोड़ी ज्यादा लाइट आ रही है, फिर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो मतलब फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इंक्रीजिंग, समझा। उसके बाद बेटा ज्यादा फोटॉन्स निकले, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड हुए तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। क्या बात है, बिल्कुल राइट है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा फ्लो होगी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। सो द करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, मींस करंट बढ़ रहा है तो क्या सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये भी सही पकड़े हैं। तो सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमने देखा अगर इंटेंसिटी बढ़ती है और बल्ब के कलर सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ज्यादा लाइट आ रही है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, सैचुरेशन करंट भी बढ़ गई। लेकिन एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो क्या एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं। सो हियर एनर्जी इज कांस्टेंट, समझा। वर्क फंक्शन तो बेटा फिक्स्ड होता है, किसी भी एक मेटल का वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, E माइनस डब्ल्यू नॉट। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो ये क्या चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो जो रोकने के लिए एनर्जी चाहिए वो किस पे डिपेंड करती थी, काइनेटिक एनर्जी पे। समझ में आ रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो स्टॉपिंग एनर्जी कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो अ कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे करते ही हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो ही जाता है, इसलिए मैंने बहुत आराम से समझाया है ताकि आपको समझे। यहाँ मैं एक ग्राफ भी ड्रॉ करके बता रही हूँ। पहला हमने 10 वॉट के बल्ब का ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से आया। उसके बाद मैंने 50 वॉट के बल्ब का ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से आया। उसके बाद मैंने 100 वॉट के बल्ब का ग्राफ ड्रॉ किया, उसका कुछ इस तरह से आया। तो आप देख सकते हो तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग थी, तो इसके लिए तीनों का सैचुरेशन करंट अलग अलग आया, लेकिन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। इंपॉर्टेंट ग्राफ, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, ये है फर्स्ट, ठीक है। मैच द कॉलम करते हैं तो ये इसके साथ मैच हो, समझा, ओके।
चल आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी इज कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। मतलब अब मेरे पास 3 बल्ब हैं, पहला है पहला है रेड बल्ब, दूसरा है येलो बल्ब और तीसरा है ब्लू बल्ब। तीनों का पावर सेम 50 वॉट 50 वॉट 50 वॉट या 10 वॉट 10 वॉट 10 वॉट कुछ भी, मतलब तीनों के पावर सेम है। अब हमारे घर में एक रूम में रेड लाइट है, एक रूम में ब्लू लाइट है, एक रूम में येलो लाइट है, तीनों की इंटेंसिटी सेम है। तो उसमें से जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, जो लाइट बाहर आ रही है, वो कांस्टेंट होगी, है ना बेटा। कलर अलग अलग है, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो हर एक बल्ब की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी, या एनर्जी बोल सकते हो आप, एनर्जी इज डिफरेंट, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स अब हो गए कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट, बिकॉज पहले इस केस में क्या था, बड़ा बल्ब यूज कर रहे थे तो ज्यादा लाइट दे रहा था। अब ऐसा नहीं है, तीनों बल्ब सेम पावर के है, तो तीनों में से लाइट सेम अमाउंट में आ रही है। फर्क क्या है, कलर का, मतलब फ्रीक्वेंसी का। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली मिस इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट होंगे। बिल्कुल बेटा। करंट भी कांस्टेंट होगा, क्या बात है। सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल, वाह भाई वाह। मिस एनर्जी, बेटा फ्रीक्वेंसी तेरी बढ़ रही है और तेरे एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू है, तो क्या लगता है एनर्जी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी मिस। तो एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ मिस, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो मिस बिल्कुल बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो जो रोकने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब ई वी नॉट, वो बढ़ानी पड़ेगी। अब उसमें ई तो कांस्टेंट है, तो हमको किस चीज को बढ़ाना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सेम चीज बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां नहीं समझ पाते कि क्या करना है। इसलिए ग्राफ, ये जो भी चीज है रट्टा कर लो बेटा, कितना इजी है। मैंने इसलिए आपको समझाया, बल्ब से एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा होगा, और अभी आप पूरा रिलेट कर पाओगे। तीनों बल्ब का कलर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, तो एनर्जी सेम, एनर्जी सेम तो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं, अरे 3 अलग अलग कलर से ड्रॉ करना चाहिए था, रुक जा रुक जा रुक जा। ये है मेरे रेड का ग्राफ, ये है येलो का ग्राफ, और ये है ब्लू का। मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, येलो की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड से ज्यादा आया, नेगेटिव में, नेगेटिव में। एंड ब्लू का फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा आएगा। नेगेटिव कंसिडर मत करो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ये है बेटा मेरा V01, ये है V02 और ये है V03, लेकिन सबका सैचुरेशन करंट जो है वो सेम है। यहाँ पे तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग थी तो सैचुरेशन करंट अलग अलग आ रहा था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। वेयरएज इन दिस केस तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो सैचुरेशन करंट सेम है, और तीनों की जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग है। यहाँ एक और बेसिक सा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, समझ में आया। बट इसमें भी एक कंडीशन है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। यहाँ पे भी वो कंडीशन है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आएंगे, तो ये कुछ राम कहानी है ही नहीं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और कांस्टेंट है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं है। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तभी तो अपन उसकी स्टडी करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। जितना भी आपको समझ में आया है, मेक श्योर यू आर राइटिंग इट डाउन, ठीक है। कम ऑन।
अब हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो मोर ओवर इम्पोर्टेंट चीजें थी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब कुछ थियोरी जैसा सेक्शन पहले वो देख लेते हैं। फोटॉन्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। फोटॉन्स के पास कुछ भी चार्ज नहीं होता, तो अगर हम उनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दैट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब जैसे ही आपने मटेरियल के ऊपर लाइट डाली विद इन 10⁻⁹ सेकेंड्स में वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मतलब इतना क्विक प्रोसेस है, इसको टाइम नहीं लगता। जैसे ही लाइट हिट की इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, जैसे ही हमने रेडिएशन बंद कर दिया इलेक्ट्रॉन्स का आना बंद हो गया। सो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। उसके बाद वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द इम्प्योरिटीज, दैट इज द डोपिंग। उसके बाद ये मेटल टू मेटल सबके लिए अलग अलग होता है, ये कुछ फिक्स्ड नहीं है। ये मेटल टू मेटल अलग अलग होता है, ये उस मेटल्स में कितनी इम्प्योरिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, उसका क्या नेचर है वो सारी चीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वर्क फंक्शन डिक्रीज होगा, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो भी वर्क फंक्शन डिक्रीज होगा। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है मैंने आपके लिए लिख दिया है, 1.6 into 10⁻⁻19 joule. I am sure you must be aware of this, but we don't want to miss on anything. Right? Next is E by M, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास रखें तो हमको वैल्यू आएगी 1.77 into 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अगेन दिस इज अ लिटिल इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल भी है। ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है। ऑन द वाई एक्सिस हमने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी के नीचे मैंने एक और ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे वापस फ्रीक्वेंसी ली है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एंड वाई एक्सिस पे इस बार हमने काइनेटिक एनर्जी ली है, या मैं बोल सकती हूँ EV नॉट लिया है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। तो बेटा देखना यहाँ पे ये मैंने लिखा EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। ये कैसे आया मिस? बहुत ही सिंपल है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज E माइनस W नॉट, और आपको मैंने बताए हैं काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूलाज, इंसिडेंट एनर्जी के दो फॉर्मूलाज और वर्क फंक्शन के दो फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह EV नॉट लिख दिया, फिर E की जगह H न्यू लिख दिया और W नॉट की जगह H न्यू नॉट। अब E से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया V नॉट इज H न्यू बाई E माइनस H न्यू नॉट बाई E। अब इसको जरा आप Y इज mx प्लस C से कंपेयर करो। तो ये मेरा Y एक्सिस पे V नॉट है, X एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये H बाई E हमको स्लोप देगा। ये याद रखेंगे, V नॉट वर्सेस न्यू का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा दैट इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज H बाई E, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, V नॉट दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप दैट विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट और उसकी वैल्यू H बाई E होगी। और यहाँ पे जो ये Y इंटरसेप्ट को कट करेगा ना दैट इज H न्यू नॉट बाई E। ये आप लोगों ने देखा नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव पे कट कर रहा है, दैट इज H न्यू नॉट बाई E बोल दो या W नॉट बाई E बोल दो। तो ये हमको पहला वाला ग्राफ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले ग्राफ की तरफ। दूसरे वाले ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पे हमने न्यू ही लिया है, वाई एक्सिस पे इस बार हमने काइनेटिक एनर्जी या EV नॉट लिया है। तो आप इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज H न्यू माइनस H न्यू नॉट। इसको बेटा कंपेयर करो तो वाई एक्सिस पे हमारा काइनेटिक एनर्जी है, एक्स एक्सिस की जगह मैंने न्यू लिया है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा अगेन दिस स्लोप काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसका भी स्लोप कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू H है, और यहाँ पे जो इसका Y इंटरसेप्ट है दैट इज W नॉट या तो फिर H न्यू नॉट। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मतलब Y इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछ ली जाएगी या Y इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू लिखी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ तो लिखा होगा Y इंटरसेप्ट पे जो कट किया है, और आपको W नॉट पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं।
ठीक है, या इस ग्राफ का स्लोप पूछ लिया, इस ग्राफ का स्लोप पूछ लिया. सो बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दिस थिंग एंड दिस टू आर रियली इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज मेक अ नोट. ओके, अभी हम कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी कर रहे हैं कि लाइट अगर किसी मीडियम पे हिट करती है, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती है या अब्सॉर्ब हो जाती है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, तो मोमेंटम क्या चेंज होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे. बेसिकली इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट इन केस अगर आ गया तो हम प्रिपेयर रहने चाहिए. तो यहाँ पे आपने देखा पहला है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये एक लाइट गई जिसका मोमेंटम E/c था और उसी मोमेंटम से वापस आई. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये E/c से गई और पूरी की पूरी अब्सॉर्ब हो गई, तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो फाइनल मोमेंटम इज 0. एंड इसमें ये E/c से गई और RE/c से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हुआ है. तो पहला हम करें चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम को हम E/c बोल देते हैं और इनिशियल इज माइनस E/c, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आप ऐसे लिखोगे E/c माइनस माइनस E/c, तो ये क्या हो जाएगा 2E/c. उसी तरह से यहाँ पे फाइनल मोमेंटम तो 0 है, तो सिर्फ आएगा E/c. यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जाने वाला फाइनल मोमेंटम जो वापस आ रहा है दैट इज RE/c और जाने वाला इज E/c. तो अपन दोनों को वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये हो गया E/c 1 प्लस R. ठीक है, उसके बाद फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है 2E/c और ये T. अब ये एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, तो ये हो गया 2P/c. उसी तरह से यहाँ पे EC था, EC/T हो गया, तो ये E/T को P लिख दिया, तो P/c. सेम यहाँ पे भी E/c 1 प्लस R ऑलरेडी था, सिर्फ टाइम से डिवाइड किया, और ये जो E/T है इसको P नाम दे दिया. हियर P इज द पावर. उसके बाद नेक्स्ट इज प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला मिला 2P/c, मैंने इसको A से डिवाइड कर दिया. अब पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया 2I/c. उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप P/c A करते हो तो P/A आपका I बन जाएगा. याद रखना ये P पावर का है और ये प्रेशर का हम बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी वही होगा, P/A को हमने I दे दिया, तो ये हो गया I/c ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R. ठीक है, तो बस आप ये वाला सेक्शन एक बार गो थ्रू कर लेना. इनकेस अगर क्वेश्चन आए तो आप इसके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. चलिए जल्दी से कॉपी करिए. अभी हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं. जैसे सपोज आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है W0 प्लस Ke max. इफ सपोज एनर्जी इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, तो सवाल आता है कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी. तो मोर ओवर सब लोग लिख के आते हैं n टाइम्स, बट दिस इज रॉन्ग. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं एनर्जी इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर आप देखोगे 10 माइनस 4, काइनेटिक एनर्जी हमको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी. अभी मैंने एनर्जी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, वर्क फंक्शन विल नॉट चेंज. लेकिन अब जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है दैट इज 20 माइनस 4 इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप देख सकते हो एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है. एंड सेम विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस ग्रेटर देन n टाइम्स. इज दिस क्लियर? तो ये एक डायरेक्ट टाइप के MCQ आते हैं, तो इसमें आप स्पेशली ध्यान रखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट इज विबग्योर. आपको पता है दिस इज द विजिबल रेडिएशंस. तो यही हमको 7 कलर्स दिखाई देते हैं. तो अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, और अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. तो इस तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, और इस तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. अगर आपको पूछा जाए ब्लू और ऑरेंज में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप बोलोगे ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है. और येलो और इंडिगो में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इंडिगो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ये आपकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कलर के बेसिस पे आपको MCQ पूछे जा सकते हैं. जैसे अगर सपोज मैंने आपको बोला कि मैंने ग्रीन लाइट इंसिडेंट की और उसमें से रेडिएशंस बाहर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे ब्लू डालनी चाहिए कि येलो डालनी चाहिए. तो सोचो अगर आप येलो डालोगे तो आप वेवलेंथ और बढ़ाओगे,
तो फिर हमारी एनर्जी और डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो हमको ब्लू डालनी चाहिए, बिकॉज हम ब्लू डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से एनर्जी भी इंक्रीज हुई एंड द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट इज मोर। उसके बाद ये मैंने रे ऑप्टिक्स में आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ये 7 हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये सातों को आपको सीक्वेंस में ही याद करना है। अगर हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो वेव लेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, एंड अगर हम रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इसका भी इंपॉर्टेंस वही है जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कर रही हूँ और इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे, तो हमको माइक्रोवेव्स यूज करनी चाहिए कि यूवी रेज? ऑब्वियसली यूवी रेज, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एंड द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट इंक्रीजेस। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों चीजें डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जा सकती थी, इसलिए मैंने आपके लिए रखी है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। We are moving on to the next section, that is the matter waves। जैसे बेटा हमने आपको बताया अभी कि जो लाइट है, लाइट के ड्वेल नेचर है। लाइट कभी तो वेव जैसे बिहेव करती है और कभी पार्टिकल जैसे बिहेव करती है। तो उसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो मैटर है, उनके पास भी दोनों नेचर होने चाहिए। कभी कभी वो वेव जैसे बिहेव करने चाहिए और कभी कभी वो पार्टिकल जैसे बिहेव करने चाहिए। तो अगर मैटर के पास वेव नेचर है तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी या उनका मोमेंटम क्या होगा, उनके बीच में रिलेशन, वो सब अभी हम यहाँ देखेंगे। सो बेसिकली मैटर के पास जो वेव नेचर है उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम मैटर वेव्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो समटाइम्स इट बिहेव्स एज वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो मैटर वेव्स है इनकी जो वेवलेंथ है तो उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज h by p, where h is Planck's constant and p is the momentum। या तो आप लिख सकते हो m into v, आपको पता है मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। अब mv को मतलब p को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है p स्क्वेयर बाई 2m, सो p इज अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, वही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, तो वही हमने लिखा बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने चार्ज इंटू वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। तो आप देख सकते हो एक ही लैम्डा के हमने कितने फॉर्मूलाज लिखे हैं। पहला लैम्डा इज h by p, लैम्डा इज h by mv, lambda is h by under root 2m kinetic energy, lambda is equals to h by under root 2m q into v, where this v is the potential difference and this v is the velocity। तो यहाँ पे वही लिखा है, लैम्डा का p के साथ इनवर्स रिलेशन है, मास के साथ भी इनवर्स है, काइनेटिक एनर्जी के साथ रूट इनवर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस के पास भी रूट इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखेंगे। बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का फॉर्मूला है 12.27 एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा आपका, डायरेक्ट आंसर, इन डिवाइडेड बाय रूट वी। मतलब मैं बोलूं तो बेटा यहाँ पे हमने h की, m की, q की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और फिर ये आपको आंसर बताया। तो आपको अगर बोला कि किसी इलेक्ट्रॉन को मैंने 50 पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सिलरेट किया है तो उसके पास क्या वेवलेंथ होगी। सो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर द पोटेंशियल एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वही चीज अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इट इज 0.286 बाय रूट वी एंड अगेन द आंसर दैट यू विल गेट विल बी इन एंगस्ट्रॉम। अब बेटा 2√2 जो होता है ना उसकी वैल्यू 2.8 होती है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2√2 इंटू 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। ठीक है, उसके बाद अगर ड्यूट्रॉन की बात करें तो उसके है फॉर्मूला 0.202 बाय रूट वी एंड अल्फा पार्टिकल के है 0.101 बाय रूट वी। आई नो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट अगर आप 4 या 5 बार इसी फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे तो आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। सच बोलूं तो
ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की वैल्यूज आप देखोगे तो सिर्फ इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन्स। अब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके पास कुछ चार्ज नहीं होता, तो हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस में रख के एक्सेलरेट नहीं करा सकते। तो इसकी वजह से न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला है 0.286 एंगस्ट्रॉम में फाइनल आंसर मिलेगा डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको जूल में नहीं डालना है। उसके बाद थर्मल न्यूट्रॉन्स, मतलब हमने कुछ हाई टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो उनके पास क्या वेवलेंथ होगी, सो दैट इज h by √3m/kT, where k is a Boltzmann constant and T is absolute temperature, means you have to substitute in Kelvin and not in Celsius। ये सिली मिस्टेक्स बच्चे कर, सो बी अ लिटिल केयरफुल। उसके बाद ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा 25.17 बाय √T एंगस्ट्रॉम। अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो अगर हमने न्यूट्रॉन्स का मास पुट किया है, H और K तो चले कांस्टेंट ही था। अभी अगर मैं वापस गैस पार्टिकल्स की बात करी, उनके पास क्या वेवलेंथ होगा, तो उनके पास भी कोई चार्ज नहीं होता, तो टेम्परेचर की वजह से वो मोशन करते हैं, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी अगेन दैट इज h by √3m/kT। ठीक है, तो आप देख सकते हो लैम्डा और टी का यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है, लैम्डा is inversely proportional to √T। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज बेटा रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं फोटोन के वेवलेंथ की बात करूं और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की बात करूं और उन दोनों का अगर हम रेशियो लेना चाहते हैं तो लैम्डा पी आप सबको याद है hc/e हो जाएगा, बिकॉज E is hc by lambda, so lambda is hc by E। बट फोटोन की बात करें इसलिए सफिक्स में हमने नीचे p लिख दिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं तो उसका फॉर्मूला है h by √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। हमने दोनों का रेशियो ले लिया बेटा, तो h कट गया और हमको मिला c by e √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये c और e को अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2m c² काइनेटिक एनर्जी बाई e स्क्वायर। आप चाहो तो कुछ और फॉर्म में भी लिख के देख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के आपके पास अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यस यू कैन मॉडिफाई। फोटोन का तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस सेक्शन में मेरा कुछ खास रोल था नहीं, इसमें मोर ओवर सब फॉर्मूलाज ही थे जो आपको बाय हार्ट करने हैं। इसके पहले वाला जो भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, खत्म नहीं हुआ है, 80% जितना हो गया है, बस 20% अभी अपना बाकी है। चलो कॉपी कर लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी ग्राफ्स, यानी यहाँ पे मैंने वेवलेंथ के, और आपको पता है जैसे मैटर वेव्स में वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्मूलाज थे, तो उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो पहला फॉर्मूला है बेटा लैम्बडा इज h by p। तो ये जो पहला ग्राफ है ये लैम्बडा और p के बीच में है, और ये जो दूसरा ग्राफ है ये लैम्बडा और 1 by p के बीच में है। तो लैम्बडा और p के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ अगर हम लोग लैम्बडा और 1 by p का ग्राफ लेंगे तो जो इसका स्लोप होगा वो h के बराबर होगा, मींस दिस स्लोप विल बी अ कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इज लैम्बडा इज h by mv। तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे v लिया है और y एक्सिस पे हमने लैम्बडा लिया है। तो आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आए हैं बेटा। अगर मैं v को ये साइड ले जाऊं तो अगर लैम्बडा v की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जो हमारा मास है वो डिक्रीज होता है। तो अगर आप ये पॉइंट और ये पॉइंट देखोगे तो इसमें ऑब्वियसली इसके पास लैम्बडा v की वैल्यू ज्यादा है तो ये मास कम होगा। सो हियर m1 इज ग्रेटर देन m2। नाउ लैम्बडा वर्सेस 1 by v का जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू h by m होती है। तो बेटा जैसे तेरा थीटा बढ़ेगा तेरा मास कम हो जाएगा। तो यहाँ पे θ2 इज ग्रेटर देन θ1, देयरफॉर m1 इज ग्रेटर देन m2। उसी तरह से ये भी मैंने ग्राफ रखे हैं, ये आप खुद ही अभी समझ जाओगे बेटा। लैम्बडा का फॉर्मूला है h by √2m काइनेटिक एनर्जी। तो पहला हमारा जो ग्राफ है लैम्बडा और रूट काइनेटिक एनर्जी के बीच में है, और जो दूसरा ग्राफ है वो लैम्बडा
वर्सेस 1/रूट काइनेटिक एनर्जी के बीच में है। तो ये वापस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो बेटा कि अगर हम रूट के काइनेटिक एनर्जी का वो साइड ले जाए तो लैम्डा रूट काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा मास हमारा कम होते जाएगा। तो इस केस में जैसे आप दूर जाओगे ना बेटा, हमेशा याद रखना मास कम होगा। तो ये m1 इज ग्रेटर देन m2, यहां भी वही है, यहां भी वही है, सेम, दोनों में सेम ही चीज थी। यहाँ पे भी जो स्लोप होगा दैट इज h बाय √2m। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपका मास कम होगा। सो m1 इज ग्रेटर देन m2। उसके बाद लास्ट ग्राफ, लैम्डा इज h बाय √2m/v। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे लैम्डा और पहला रूट v का ग्राफ है और दूसरा लैम्डा वर्सेस 1/√v का ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने वापस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिले। तो हम लोग को यहाँ पे मिला m1 q1 एंड m2 q2। तो हियर जैसे आप देख सकते हो बेटा, अगर हम रूट v को वो साइड लेके जाएंगे तो लैम्डा रूट v की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी m और q की वैल्यू वैसे वैसे कम होते जाएगी। सो m1 q1 इज ग्रेटर देन m2 q2। मतलब आप यहाँ से जैसे दूर जाओगे ना, आपका मास और चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी। सब में वही रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे भी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपका मास और चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो कम होगा। सो अगेन m1 q1 इज ग्रेटर देन m2 q2 बिकॉज यहाँ भी tan थीटा का रिलेशन वही आ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो m और q की वैल्यू हमारे कम होते जाएगी। समझ में आ गया? सो हियर वी हैव डन विद दिस चैप्टर। मैंने जितना भी आपको कराया है इस चैप्टर में आप पूरा अच्छे तरह से कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि हमने एक्सरेज नहीं किया तो एक्सरेज हम एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर के एंड में मैं एक्सरेज वहीं पे ले लूंगी। ठीक है, तो फिलहाल ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन में इतना ही रहेगा। अभी आपका बस एक ही काम है कि जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे हैं, जितने भी नोट्स हमने बनाए हैं, इसको आप अभी सारे के सारे चीज को रिवाइज कर लीजिए और आफ्टर एवरी 4 to 5 days एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, ओके। तो अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।